तो देखो, तो ये जो टॉपिक है ये आज मैं कराऊंगा, जिसमें है इंटरफेरेंस ऑफ वेव। पिछले क्लास में भी हमने इसके विषय में समझाया था, इंटरफेरेंस ऑफ वेव क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। देखो, तो आज मैं ये सब टॉपिक डिस्कस करूंगा, इंटरफेरेंस ऑफ वेव, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसके बाद में स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। हालांकि पिछले क्लास में इसको मैं कराया था, लेकिन आज थोड़ा मैं फिर से करा दूंगा, ठीक है। ब्रीफ में सबको भी मैं कर दूंगा। उसके बाद में स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग फिक्स्ड बोथ एंड, उसके बाद में स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप और एयर कलम। इसमें दो पार्ट है, एक में इन ओपन ऑर्गन पाइप यानी कि बोथ एंड ओपन, बोथ एंड ओपन, ठीक है। और एक दूसरा है इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, वन एंड क्लोज्ड, वन एंड क्लोज्ड, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद में मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ वेव, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, और स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप और एयर कॉलम। चलो, तो फिर से अब एक एक करते हैं। इंटरफेरेंस अपन ने वेव बताया था कि व्हेन टू और मोर वेव्स पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट साइमल्टेनियसली द फिनोमिनन इज नोन एज इंटरफेरेंस। मैंने बताया था कि जब दो या दो से अधिक वेव किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलता है तो उसी को हम इंटरफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ वेव। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि इंटरफेरेंस के बाद जो वेव बनेगा वो अलजेब्रिक सम ऑफ टू वेव्स। चलो एक एक करके बताते हैं सब। फर्स्ट में हमने इंटरफेरेंस ऑफ वेव बता दिया। जैसे मान लो कि दो वेव ऐसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलता है, तो उसके बाद में दो फिनोमेनन होता है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव, और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव होगा तो उस केस में इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। और डिस्ट्रक्टिव होगा तो इसके केस में क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव वेव में दोनों वेव क्या करेगा? सपोर्ट करेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। और डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा? दोनों वेव एक दूसरे को अपोज करेगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि व्हेन टू और मोर वेव्स पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट साइमल्टेनियसली द रिजल्टेंट वेव इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। जैसे मान लो कि ये इसका वेव मान लो कि y1 है, इसका y2 है, तो इसके बाद में जो ए बना इसका कितना हो जाएगा? y1 प्लस y2 हो जाएगा, ठीक है। और बुकलेट में देख लो, बुकलेट में भी है।
बुकलेट में पेज नंबर 24 पे है, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव स्टेट्स दैट when a number of waves travel through a medium simultaneously, the resultant displacement of any particle of the medium is at a given time is equal to algebraic sum of displacement due to individual waves। यानी कि ये समझ लो कि इंटरफेरेंस के बाद जो न्यू वेव बनता है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल वेव्स के इक्वल टू होगा। ठीक है, उसके बाद में है स्टैंडिंग वेव। ये सब तो जस्ट ये सब जस्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी जो मैं करा रहा हूँ स्टैंडिंग वेव, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टैंडिंग वेव और इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव। स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। ठीक है, इसमें है टू वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, इक्वल फ्रीक्वेंसी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन सेम स्ट्रिंग और सेम मीडियम, इंटरफेरेंस ऑफ टेक्स प्लेस एंड द रिजल्टेंट वेव इज नोन एज स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। इसमें ये है कि दो वेव होना चाहिए, दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी इक्वल होना चाहिए, वेलोसिटी इक्वल होना चाहिए और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। ठीक है, उसके इंटरफेरेंस से उसके इंटरफेरेंस से जो वेव बनता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। तो इसका डिफिनीशन तुम लोग लिख लो, और जिसको भी ज्वाइन करना है तो जैसे मैंने लिंक भेजा उसके 1 मिनट में या 2 मिनट में ज्वाइन कर लो, नहीं तो फिर मैं इधर क्लास शुरू कर दूंगा तो फिर अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है, तो स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव लिख लो। व्हेन टू आइडेंटिकल वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन with same speed along the same path superpose each other। फिर से मैं बोल रहा हूँ, वेन ऐसे बुकलेट में भी गिवन है, बुकलेट में पेज नंबर 26 देखो, हमने बताया कि दो वेव होना चाहिए, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, इक्वल वेलोसिटी होना चाहिए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहिए और उसके सुपरपोजिशन से एक न्यू वेव बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। समझ में आया? दो वेव होना चाहिए, एम्पलीट्यूड दोनों का इक्वल होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी इक्वल होना चाहिए, वेलोसिटी इक्वल होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहिए और उसके इंटरफेरेंस से मिलने से एक न्यू वेव बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। सपोज करो कि ये तुम्हारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के एक्स माइनस ओमेगा टी चलो स्टैंडिंग वेव तुम लोग लिख लो, व्हेन टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी इक्वल एम्पलीट्यूड
moving in opposite direction with same speed, superpose each other, जैसे मान लो कि जैसे ए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है तो इसका इक्वेशन ये हो गया, ए निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है तो वाई वो टू इजकल टू कितना हो जाएगा, ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। चलो जल्दी नोट करो इसको। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये कितना हो जाएगा, ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, और ओमेगा टी प्लस के एक्स बोथ आर सेम। अच्छा, बाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रिजल्टेंट वेव कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 हो जाएगा, और y1 हो जाएगा तुम्हारा, जैसे y1 हमने लिखा क्या, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर के एक्स माइनस ओमेगा टी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी इक्वेशन ट्रू ही आएगा, ठीक है। और इसमें हमने लिख दिया ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ठीक है, तो अब रिजल्टेंट वेव हो जाएगा इतना, ठीक है। इसमें से हमने ए कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, ठीक है, ऐसे कर दिया, ठीक है। अब इसमें साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला है, ये साइन ए है और ये साइन बी है, तो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, ऐसे होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट कर लो। तो इसका ए और ए कितना हो जाएगा, टू साइन, इसको सपोज करो कि हमने ए ले लिया, यानी कि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और इसको हमने क्या ले लिया, बी ले लिया, तो क्या लिखेंगे, दिस प्लस दिस बाई टू, यानी कि ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी बाई टू, और इंटू कर देंगे कॉस ए माइनस बी, यानी कि ऐसे लिख देंगे के एक्स प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स, और अपॉन में कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू ए के एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा टी टू ओमेगा टी बाई टू, तो कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, और ये कितना हो जाएगा, कॉस ये ओमेगा टी टू के एक्स, तो ये के एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम फाइनली लिख सकते हैं टू ए कॉस के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी, ऐसे हो जाएगा। और y इक्वल टू इतना हो गया, यही हो गया क्या, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव
दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। तो ये इक्वेशन हो गया। जैसे y इक्वल टू, हम फर्दर इसी को लिख रहे हैं 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, एम्पलीट्यूड। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। और इस केस में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा। जैसे साइन या कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1, इसलिए इसकी जैसे कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गया, डिफरेंसेस पता चल गया कि ट्रेवलिंग वेव, प्रोग्रेसिव वेव और स्टैंडिंग वेव में क्या डिफरेंस है। तो ये हो गया स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन। और ट्रेवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन हम ऐसे लिखते थे, a साइन kx माइनस ओमेगा टी, और हम ऐसे लिखते थे y इक्वल टू a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये दोनों क्या है, मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और y इक्वल टू ऐसे लिखते थे साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ऐसे लिखते थे, ऐसे सब लिखते थे। तो ये क्या होता था, ट्रेवलिंग वेव, प्रोग्रेसिव वेव या ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन ये सब होता था। ट्रेवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन ये था। और स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन ये है 2a cos kx साइन ओमेगा टी। अगर मैं ऐसा ले लेता, इस इक्वेशन को ऐसा ले लेता मैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा ओमेगा टी माइनस के एक्स, अगर मैं के एक्स माइनस ओमेगा टी ले लेता, तो इस केस में यहाँ पे आ जाता 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। तो वो भी इक्वेशन, वो भी स्टैंडिंग वेव का ही इक्वेशन होता है। ठीक है, तो जैसे ये सभी, इसी तरह से स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2a कॉस के एक्स जो हमारा आया हुआ है, और साइन ओमेगा टी। और ऐसे भी हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। तो डिफरेंसेस देख लो कि स्टैंडिंग वेव में और ट्रेवलिंग वेव में या प्रोग्रेसिव वेव में क्या डिफरेंसेस है। तो कोई इक्वेशन गिवन हो तो तुम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये स्टैंडिंग वेव है या ट्रेवलिंग वेव है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है जैसे स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन कैसे हो, स्टैंडिंग वेव का हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो स्टैंडिंग वेव का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है। और ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन जैसे ये टाइम के साथ कैसे वेरी करता है, तो सम, जैसे यहाँ पे है, सम टाइम के बाद में कुछ यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा, उसके बाद में सम टाइम के बाद में कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सम टाइम के बाद में कुछ ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे आ जाएगा। इस पोजीशन पे, यहाँ पे जो स्ट्रिंग होगा बिल्कुल एक मीन पोजीशन पे ही रहेगा। इसको हम बोलते हैं नोड। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ठीक है, और देखो इसमें ट्रेवलिंग वेव के इक्वेशन में कुछ ऐसे होता है, साइनोसॉइडल या कॉस का ग्राफ सम टाइम के बाद में, सम टाइम के बाद में ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसी चीज़ को मैं बना दिया, जैसे अब मान लो कि यहाँ पे ऐसे है, इसका पॉइंट का नाम दे दिया ए, इस पॉइंट का नाम दे दिया बी, सी, और ये डी दे दिया। ठीक है, तो सम टाइम के बाद में ये कुछ ऐसे हो जाएगा,
यानी कि ए पॉइंट यहाँ पे आ गया, बी पॉइंट यहाँ पे आ गया, सी पॉइंट यहाँ पे आ गया और डी पॉइंट यहाँ पे आ गया। उसके बाद में सम पॉइंट के बाद में कुछ ऐसे आ जाएगा, जैसे ए पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे आ गया, बी पॉइंट यहाँ पे आ गया, सी पॉइंट थोड़ा ऐसे बनाना चाहिए था, ऐसे सी पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे आ गया और डी पॉइंट यहाँ पे आ गया। ये कुछ ऐसे ट्रेवल करता है। और स्टैंडिंग वेव का ग्राफ कुछ ऐसे हो, स्टैंडिंग वेव का डायग्राम कुछ ऐसे होता है, ठीक है। इसमें स्ट्रिंग में सभी पार्टिकल मूव करता है ऊपर ऊपर, लेकिन इसमें क्या होता है, जहाँ पे नोड बना, इसको नोड बोलते हैं, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, जीरो, यानी कि यहाँ पे हमेशा एम्पलीट्यूड क्या होता है, जहाँ पे हमने नोड बनाया वहाँ पे एम्पलीट्यूड हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। और जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम और मिनिमम के बीच वेरी करता है उसको हम बोलते हैं एंटी नोड, एन दैट इज नोड, और ए ये क्या है, एंटी नोड, ये क्या है, एंटी नोड, और एन क्या है, नोड, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंसेस पता चल गया। इसका साइन या कॉस का ग्राफ होता है, इसका ग्राफ ऐसे कुछ होता है, और इसमें लूप में वाइब्रेट करता है, लूप में वाइब्रेट करता है। यहाँ पे स्ट्रिंग का जो भी पार्टिकल है वो हमेशा रेस्ट में रहता है, यहाँ पे हमेशा रेस्ट में रहता है, लेकिन इसमें कोई पार्टिकल नहीं है, स्ट्रिंग का कोई पार्टिकल जो नहीं है जो रेस्ट में, वो सभी क्या है, ऊपर नीचे ओसिलेट होता है, ठीक है। यही डिफरेंसेस है। अच्छा, तो ये सभी क्या है, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है यानी कि एम्पलीट्यूड जीरो है, यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड नोड उस पोजीशन को बोलते हैं जहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, जीरो है, एम्पलीट्यूड इक्वल टू जीरो। और एंटी नोड जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट हो, ठीक है, उसको एंटी नोड बोलते हैं। अब हम निकालते हैं कि कहाँ कहाँ पे, जैसे इसी इक्वेशन को, यही हमारा इक्वेशन आया था, इसमें अब निकालते हैं कि किस किस पोजीशन पे हमारा नोड बनेगा और किस किस पोजीशन पे एंटी नोड बनेगा, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लो। अच्छा, इसी क्वेश्चन को फिर से मैं लिखूंगा, ये क्वेश्चन को, हालांकि ये भी स्टैंडिंग वेव का ही क्वेश्चन है। तो इसका इक्वेशन आ रहा था y इक्वल टू 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी, इंटू साइन ओमेगा टी, यही इक्वेशन आ रहा था। तो हमको निकालना है कि पोजीशन ऑफ नोड्स, पोजीशन ऑफ नोड्स, पोजीशन ऑफ नोड्स। तो नोड्स वहाँ पे बताया जहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, जीरो है, और इसमें मैं बताया रखा हूँ यही होता है एम्पलीट्यूड, यही इसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो पोजीशन ऑफ नोड, नोड उस पोजीशन को बोलते हैं जहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो, जीरो हो। तो जहाँ पे नोड बनेगा वहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, जीरो, यानी कि 2a, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2a cos kx इक्वल टू जीरो, दैट इज cos kx इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलो पहले इतना नोट कर लो जल्दी। यहाँ पे क्या होना चाहिए, जहाँ पे के एक्स
की वैल्यू कॉस के एक्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो के एक्स इक्वल टू होता है 2n+1 π/2। जो मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं बस इतना ही लिखो। और के की वैल्यू कितना होता है 2π/λ। ये डेरिवेशन जरूरी नहीं है, ठीक है। 2n+1 इतना, इससे ये कैंसिल कर दो, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2n+1 λ/4। ठीक है, तो n कितना है, n 0 1 2 3 4 है, तो जहाँ पे बनेगा ये बनेगा λ/4 पे, फिर बनेगा 3 λ/4 पे, फिर 5 λ/4 पे, फिर 7 λ/4 पे बनेगा। ठीक है, इसमें हमको ये देखना है सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव या कंजिक्यूटिव नोड्स कितना होगा। तो दिस माइनस दिस कर दो, या दिस माइनस दिस कर दो, या दिस माइनस दिस कर दो। यानी कि दो नोड या दो एंटी नोड के बीच का सेक्स, जैसे मान लो कि एक्स एक्सिस हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे है λ/4, यहाँ पे है 3 λ/4, यहाँ पे है तुम्हारा 5 λ/4, और यहाँ पे है तुम्हारा 7 λ/4। तो इस सभी पोजीशन पे क्या बनेगा, नोड बनेगा, ऐसे बनेगा। तो हमको बताना है कि दो लगातार नोड या के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो माइनस कर दो, दिस माइनस दिस कर दो, तो या दिस माइनस दिस कर दो, तो 3 λ/4 माइनस λ/4, तो कितना हो जाएगा ये 2 λ/4, तो कितना हो जाएगा λ/2। कहीं पे कर दो, बस ये सब डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं, बस तुमको ये याद रखना है कि दो नोड और ये दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, λ/2 होगा। इसी चीज को याद रखना है, यानी कि सेपरेशन बिटवीन, एक हमने स्टैंडिंग वेव का जो कराया था वो याद रखना है। ये सब जरूरी नहीं, ये सब मैं करा रहा हूँ लेकिन ये सब पेपर में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तुमको इस रिजल्ट को याद रखना है, सेपरेशन बिटवीन टू कंजिक्यूटिव नोड्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, λ/2 हो जाएगा, λ/2 हो जाएगा। बस इस रिजल्ट को याद रखना है। और ये हमने कैसे निकाल के भी, मैथमेटिकली निकाल के भी बताया, इसकी कोई ज़रूरी नहीं है। जस्ट तुमको ये याद रखना है कि दो नोड के बीच का सेपरेशन की दो सक्सेसिव या कंजिक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, λ/2 होगा, ऐसे। ठीक है, उसके बाद में हम निकालेंगे पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स। इसको जल्दी नोट कर लो। उसके बाद में पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स। एंटी नोड्स अभी हमने बताया था, इस कुछ ऐसे होता है, इसमें कुछ ऐसे फॉर्म होता है। ये नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये एंटी नोड है जहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो इसमें अभी हमने एक क्वेश्चन लिखा था y इक्वल टू 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इस केस में ये मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम कब होगा, जब cos kx की वैल्यू ±1 हो। यहाँ पे 1 होना चाहिए और यहाँ पे -1 होना चाहिए, यानी कि हम लिख सकते हैं cos kx इक्वल टू +-1। अब जो बायोलॉजी नहीं पढ़े उनको ये पता नहीं होगा कि इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या लिखते हैं। तो kx इक्वल टू हम लिखते हैं n π, और x ये कितना हो जाएगा 2π/λ, और x लिख दो और इसमें हम लिख देंगे n π। ठीक है, इस पाई से पाई को कैंसिल कर दो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, n λ/2 हो जाएगा। ठीक है, n λ/2 हो जाएगा। तो यानी कि कहाँ कहाँ पे बनेगा, तो 0 पे बनेगा, λ/2 पे बनेगा, λ पे बनेगा,
3 लेमडा बाई 2 पे बनेगा एंड 2 लेमडा पे बनेगा। तो यहाँ भी देख लो सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, सॉरी सेपरेशन बिटवीन टू एंटी नोड्स, सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड्स भी कितना होगा, लेमडा बाई 2 होगा। इस रिजल्ट को याद रखना है, इससे पर यानी कि ये दो एंटी नोड के बीच का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेमडा बाई 2, या इस दो नोड के बीच का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेमडा बाई 2। ये सब डेरिवेशन की कोई ज़रूरी नहीं है, बस इस रिजल्ट को याद रखना है कि सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स या एंटी नोड्स इज लेमडा बाई 2 होता है। ठीक है, बस यही स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव कैसे फॉर्म होता है, तो दो वेव के सुपरपोजिशन से होता है। दोनों वेव कैसे होना चाहिए, तो दोनों वेव का एम्पलीट्यूड इक्वल होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी इक्वल होना चाहिए, स्पीड इक्वल होना चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। ठीक है, उसके इंटरफेरेंस से जो एक वेव बनता है इसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव, और बुकलेट में गिवन है। ठीक है, ये याद रखना है कि सेपरेशन बिटवीन नोड्स और एंटी नोड्स कितना होता है, लेमडा बाई 2 होता है। बस इस चीज़ को याद रखो। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, जो हमने लिखाया था स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग फिक्स्ड बोथ एंड्स। जैसे मान लो कि ये स्ट्रिंग है, इसको हमने दोनों एंड को फिक्स कर दिया, तो इसमें भी स्टैंडिंग वेव फॉर्म होगा। और स्टैंडिंग वेव फॉर्म होगा तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, नोड बनेगा। यहाँ पे और यहाँ पे क्या बनेगा, नोड बनेगा। जैसे गिटार, पियानो, उस समय जो भी जो क्या बोलते हैं वायर होता है उसमें स्टैंडिंग वेव ही फॉर्म होता है, और वहाँ पे जो भी होता है इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जैसे गिटार होगा ना, गिटार, सितार जो भी है, इसमें जो हम वायर को ऐसे वाइब्रेट करते हैं तो उसमें एक स्टैंडिंग, इसी टाइप से स्टैंडिंग वेव फॉर्म होता है। ठीक है, इसी टाइप से स्टैंडिंग वेव फॉर्म होता है, और इतना तेज वाइब्रेट करता है, इसके वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड इमिट होता है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं। ये याद रखना है कि सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव नोड और एंटी नोड्स कितना होता है, लेमडा बाई 2 होता है। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग फिक्स्ड बोथ एंड्स। तो सपोज करो कि हमने एक स्ट्रिंग लिया जिसका लेंथ है L, और इसको सपोज करो कि हमने एक्स एक्सिस कर बोल दिया, एक्स एक्सिस, और इसको हमने ओरिजिन ले लिया और इसका लेंथ कितना है, कैपिटल L। और स्ट्रिंग हमने सपोज किया लेट स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन लूप में वाइब्रेट कर रहा है, तो कुछ ऐसे बनेगा। अब n तो बनाएंगे नहीं, जितना बन गया यही n है। यही स्टैंडिंग वेव का ग्राफ अभी ने बताया था। और इस सभी पॉइंट पे क्या है, नोड बना है, यहाँ पे नोड, ये नोड, ये सभी क्या है, नोड है, ये सभी क्या है, नोड है। और एंटी नोड जहाँ पे एम्पलीट्यूड लार्जेस्ट है वो सभी क्या बना, एंटी नोड बना। तो हमने बताया कि स्ट्रिंग जो है इन लूप में वाइब्रेट कर रहा है। तो अगर मान लो कि 3 लूप में वाइब्रेट करता, 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप में वाइब्रेट करता, तो ए लेमडा बाई 2, ए लेमडा बाई 2, ए लेमडा बाई 2। अभी हमने बताया कि नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लेमडा बाई 2 होता है, दो कंजिक्यूटिव नोड का। तो इसमें जैसे इसका भी लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2 अगर 3 लूप में मूव करता तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 3 लेमडा बाई 2। अगर 5 लूप में अगर मूव करता, वाइब्रेट करता 1 2 3 4 5, तो ए लेमडा बाई 2, 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 तो कितना इसका स्ट्रिंग का लेंथ कितना हो जाता है, 5 लेमडा बाई 2।
एन लूप में वाइब्रेट कर रहा है तो स्ट्रिंग का लेंथ कितना हो जाएगा, एक लूप का लेंथ कितना है लेमडा बाई टू, एन लूप में है तो इसका कितना हो जाएगा एन इंटू लेमडा बाई टू। इसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा हम ऐसा करते हैं कि लेमडा को इधर लाते हैं और एल को इधर लाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई लेमडा और एन अपॉन में इसको हम इधर ले जाएंगे तो 2l हो जाएगा। कुछ नहीं किया, लेमडा इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, एल इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हमने बताया था v इक्वल टू होता है न्यू इंटू लेमडा, इस चीज़ को हमने बताया था। v क्या है, वेव स्पीड, वेव स्पीड। इससे पहले जब मैं ट्रेवलिंग में पढ़ा रहा था उसमें बताया था v इक्वल टू होता है न्यू इंटू लेमडा और यह तुम्हारा वेव लेंथ। और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि दोनों साइड हम v से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो v बाई लेमडा कर देते हैं और n ऐसे कर सकते हैं v अपॉन में 2l कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों साइड हमने क्या किया, v से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा तो v बाई लेमडा, इसको इस लेमडा को इधर लाते हैं तो v इक्वल टू अभी है फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, तो v बाई लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब फ्रीक्वेंसी का हमारा फॉर्मूला हो गया एन वी बाई टू एल, बस इसी फॉर्मूला को याद रखना है। और फ्रीक्वेंसी एन एथ का लिख दिया, एन एथ का, ये फ्रीक्वेंसी है न्यू है, इसमें हमने एन लगा दिया, न्यू एन इक्वल टू एन वी बाई टू एल। और v क्या है, वेव स्पीड, और v इक्वल टू v का फॉर्मूला कितना होता है अंडर रूट टी बाई म्यू, और ये सब मैं पिछले क्लास में कराया था। t क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, और म्यू क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, दैट इज मास अपॉन में लेंथ। म्यू क्या है, मास ऑफ स्ट्रिंग अपॉन में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और न्यू एन इक्वल टू होता है एन वी बाई टू एल, ठीक है। इसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। तो इस फॉर्मूला को याद रखना है, बस ये हमने कैसे किया वो भी हमने बता दिया, और इस फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। अब n क्या है, n इंटीजर है, n तो इंटीजर जैसे 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव इंटीजर, जैसे जीरो नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 पे क्या होगा, 2 पे क्या होगा, 3 पे क्या होगा, 4 पे क्या होगा, ये भी हमको देखना है, ठीक है। तो फॉर, यहाँ पे लिखते हैं फॉर n इक्वल टू 1, तो न्यू वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, v बाई टू एल, और इस v बाई टू एल को हम बोलते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल, और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक। और याद रखना है कि जब फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक होगा तो उस केस में स्ट्रिंग एक ही लूप में वाइब्रेट करेगा, और इसमें दो नोड बनेगा और एक एंटी नोड बनेगा। और इस केस में स्ट्रिंग का लेंथ हमने क्या लिया, एल लिया, तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा बाई टू, क्योंकि अभी हमने बताया था कि दो सक्सेसिव नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लेमडा बाई टू। तो यहाँ नोड है, यहाँ नोड है, ये कितना हो जाएगा, लेमडा बाई टू, और स्ट्रिंग का भी लेंथ कितना है, एल है, तो एल इक्वल टू लेमडा बाई टू हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉर एन इक्वल टू टू, इसी फार्मूला में हम पुट करेंगे, अभी हमारा फार्मूला है, तो कितना हो जाएगा, टू वी बाई टू एल, तो एन इक्वल टू टू के लिए हम करेंगे, तो न्यू टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू वी बाई टू एल। अब ये देखो फंडामेंटल का कितना टाइम्स है, फंडामेंटल कितना है, वी बाई टू एल, फंडामेंटल कितना है तुम्हारा, वी बाई टू एल। तो फंडामेंटल का जितना टाइम्स होता है उतना हार्मोनिक होता है। अगर फंडामेंटल का 7 टाइम्स है तो 7 हार्मोनिक, अगर फंडामेंटल का 10 टाइम्स है तो 10 हार्मोनिक। ये फंडामेंटल का कितना है, 2 टाइम्स है, तो इसमें हम लिखेंगे सेकेंड हार्मोनिक। फंडामेंटल का जितना टाइम्स उतना हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक। और फंडामेंटल के बाद में कौन सा है, पहला है, तो फर्स्ट ओवरटोन भी बोलते हैं। देखो ये क्या चीज़ है, जब स्ट्रिंग एक लूप में बनेगा तो उस
को हम बोलते हैं फंडामेंटल मोड या फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। जब दो लूप में मूव करेगा तो सेकेंड हार्मोनिक, यानी कि जितना लूप में मूव करेगा उतना हार्मोनिक, ठीक है। फंडामेंटल में क्या हो गया, एक ही, यानी कि फर्स्ट हार्मोनिक एक लूप में, या सेकेंड हार्मोनिक है, फंडामेंटल का डबल है तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड हार्मोनिक। और इसमें स्ट्रिंग क्या करेगा, दो लूप में वाइब्रेट करेगा, कुछ ऐसे। और इसमें नोड बनेगा यहाँ पे नोड बनेगा, 3 नोड बनेगा और 2 एंटी नोड बनेगा, ठीक है। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दो नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2, और इसके बीच का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसके बीच भी λ/2। तो इस केस में L इक्वल टू कितना हो जाएगा, λ/2 प्लस λ/2। इस केस में L लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ कितना हो जाएगा, λ/2 प्लस λ/2 हो जाएगा, ठीक है। एक और कर लेते हैं, फॉर, जैसे हमारा फॉर n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 में μ3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, जो हमने फर्स्ट फार्मूला लिखाया था n/v/12, उसी में मैं पुट कर रहा हूँ। तो v कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो फंडामेंटल का कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो इसको हम लिखेंगे क्या, थर्ड हार्मोनिक। फंडामेंटल का जितना टाइम्स उतना हार्मोनिक, तो थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। या ये फंडामेंटल के बाद में कौन सा है, दूसरा है, तो और हम लिख सकते हैं क्या, सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन। और इसमें स्ट्रिंग क्या होगा, 3 लूप में वाइब्रेट करेगा। एक नोड यहाँ पे बनेगा, एक नोड यहाँ पे बनेगा, एक नोड यहाँ पे बनेगा, एक नोड यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे एंटी नोड, और यहाँ पे एंटी नोड बनेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, λ/2 λ/2 λ/2। अब बड़ा छोटा बन गया उससे मतलब नहीं है, सभी क्या होता है, एक साइज का होता है। तो देख रहे हो ना, दो नोड λ/2 λ/2 λ/2। तो इस केस में लेंथ कितना हो जाएगा, λ/2 का 3 टाइम्स। या तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, λ/2, ए भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, λ/2, λ/2, और ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, λ/2। तो टोटल स्ट्रिंग का लेंथ कितना हो जाएगा, λ/2 दैट इज 3 λ/2। इसी टाइप से 8 10 जितना निकालना है निकाल लो, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, फंडामेंटल जस्ट याद रखो। सॉरी, ये न्यू n इक्वल टू लिख दो NV/12, 12 NV/12, n इक्वल टू 1 तो एक लूप में, उसको फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल। n इक्वल टू 2 तो दो लूप में वाइब्रेट करेगा, उसको सेकेंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। n इक्वल टू 8 तो 8 हार्मोनिक या सेवेंथ ओवरटोन। इसी टाइप से n इक्वल टू 20 कर दो तो 20th हार्मोनिक या 19th ओवरटोन, इसी टाइप से कर देंगे, ठीक है। और n की वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो 5 लूप में स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगा, और 10 रख देंगे तो 10 लूप में वाइब्रेट करेगा। तो यही है तुम्हारा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी आता है। और बुकलेट में गिवन है पेज नंबर 36 37 पे ये सब गिवन है, ठीक है। तो चलो नोट कर लो। अच्छा, उसके बाद में ये सभी क्या था, ट्रांसवर्स वेव। अभी जो मैं पढ़ा रहा था ट्रांसवर्स वेव था, यानी कि प्रोपगेट ऐसे करेगा और ओसिलेट उसके परपेंडिकुलर करेगा। यानी कि प्रोपगेट ऐसे करेगा तो मीडियम का पार्टिकल क्या करेगा, उसके परपेंडिकुलर ओसिलेट करेगा, ठीक है, ऐसे। अब हम लिखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव।
और लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल हमने बताया था क्या, साउंड वेव। और साउंड वेव का इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, प्रेशर के फॉर्म में। जैसे हमने पिछले क्लास में भी बताया था, जैसे हम बोलते हैं तो यहाँ पे रख के कुछ भी बोलो, यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, वेरी करता है, ठीक है। तो उसका इक्वेशन हम लिखते हैं P इक्वल टू पी नॉट, और ये भी होता है उसी टाइप से इक्वेशन होते हैं। जैसे P इक्वल टू पी नॉट और साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P इक्वल टू पी नॉट कॉस लिख दो, कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ओमेगा टी माइनस के एक्स ये क्या होगा, मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और P इक्वल टू हम लिख देंगे पी नॉट कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी, तो क्या होगा, मूविंग इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन। नहीं है प्रेशर, P क्या है, प्रेशर का, और P नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड प्रेशर, प्रेशर एम्पलीट्यूड क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे प्रेशर कितना है 1 atm है, ठीक है। तो एक कैसे वेरी करेगा, तो कुछ ऐसे वेरी करेगा, ठीक है। प्रेशर है और ये एक्स मान लो कि एक्स है, तो ये कुछ ऐसे वेरी करेगा। यहाँ पे क्या है, नॉर्मल प्रेशर, यहाँ पे क्या है, नॉर्मल प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा प्रेशर यानी कि पी नॉट। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पी नॉट है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, माइनस पी नॉट, यानी कि यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस पी नॉट, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे प्रेशर कितना है, पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो हम जब बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, एक कंप्रेशन होता है। तो कंप्रेशन में प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, और उसमें एक रेयर फ्रैक्शन होता है, और रेयर फ्रैक्शन में क्या होता है, हमारा नॉर्मल प्रेशर से कम होता है, ठीक है। तो उसका वेरिएशन ऐसे होता है। और इसमें भी स्टैंडिंग वेव फॉर्म होता है, इसमें भी स्टैंडिंग वेव, अभी हमने क्या बताया था कि टू वेव होना चाहिए, इक्वल एम्पलीट्यूड इक्वल फ्रीक्वेंसी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन सेम मीडियम। जैसे मान लो कि ए और ए दोनों क्या है, सेम एम्पलीट्यूड है, सेम फ्रीक्वेंसी के ओमेगा टी, तो के ओमेगा तो सेम है, तो सेम स्पीड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका रिजल्टेंट वेव कितना हो जाएगा, जैसे P1 P2 कर दो यहाँ पे, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2, और सेम उसी टाइप से रिजल्ट आएगा जैसे कि हमने बताया था। इसमें भी स्टैंडिंग वेव फॉर्म होता है, जैसे हम बांसुरी बजाते हैं तो उसमें इसी टाइप का स्टैंडिंग वेव फॉर्म होता है, ठीक है। और स्टैंडिंग वेव फॉर्म होता है तो उसमें प्रेशर का एंटी नोड बनता है, कहीं प्रेशर का नोड बनता है, तो ये सब चीज़ तो हम एक्सपेरिमेंटली करके दिखा नहीं सकते हैं। इसी तरह से मानना पड़ेगा कि बांसुरी में जो होता है उसमें भी हम जो ईयर प्रेशर जो वेरी कराते हैं उसमें भी प्रेशर स्टैंडिंग वेव बनता है, और उसमें भी प्रेशर नोड, प्रेशर एंटी नोड इस टाइप से बनता है, ठीक है। तो ही हमको पढ़ना है ऑर्गन पाइप में प्रेशर कैसे वेरी करता है, फंडामेंटल कैसे बनता है। जैसे उसमें भी स्टैंडिंग वेव बनेगा तो उसमें भी फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक इस टाइप से बनता है, ठीक है। तो प्रेशर का भी स्टैंडिंग वेव होता है। तो चलो डायरेक्ट हम उस टॉपिक पे चलते हैं। हालांकि जैसे मैं ड्राइव करके वहाँ पे अभी बताया था वेव ऑन स्ट्रिंग, यहाँ भी हम उस टाइप से ड्राइव करके हम बता सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ ऑर्गन पाइप, और इसमें था स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप, स्टैंडिंग वेव ऑन ऑर्गन पाइप, गन पाइप, स्टैंडिंग वेव ऑन ऑर्गन पाइप। और फर्स्ट में था ओपन ऑर्गन पाइप, फर्स्ट में इसमें था ओपन ऑर्गन पाइप, गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, यानी कि ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब क्या होगा, बोथ एंड ओपन, बोथ एंड्स ओपन, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट मैं फ्रीक्वेंसी का वहाँ पे, तो अभी मैं पिछले स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग में मैंने ड्राइव करके निकाला था, इसमें डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, ये होता है तुम्हारा NV/2L, सेम फॉर्मूला होता है। अब ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, और L क्या हो गया,
लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, एल क्या होगा, लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप, पाइप, और भी क्या हुआ, वहाँ पे होता था वेव स्पीड, अभी जो हमने पढ़ाया वेव ऑन स्ट्रिंग, स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग, वहाँ पे भी कितना होता था वेव स्पीड, और उसका फॉर्मूला क्या होता था T बाई म्यू, जो अभी हमने वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ाया। यहाँ पे है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, और इसका भी हमने फार्मूला लिखाया था, याद होगा न्यूटन्स फार्मूला, लाप्लास फार्मूला हमने लिखाया था, तो लाप्लास याद रखना है गामा पी बाई रो, या इसी चीज़ को हम लिखते थे गामा आर टी अपॉन में एम, ये होता है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का फार्मूला, ये होता है, इसको हम यूज करेंगे, ठीक है, तो पहले नोट कर लो इसको। अच्छा ठीक है, अब ये सब नोट कर लिए, तो अब चलते हैं हम ट्रिक में। ऐसे अब इसमें भी n इक्वल टू 1 होगा, तो n इक्वल टू 1 पे फॉर n इक्वल टू 1, इस फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है, फॉर n इक्वल टू 1, तो न्यू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा v बाई 12, इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल, ये दोनों सिमिलर है, अभी हमने जो बताया फिक्स्ड स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग, फिक्स्ड बोथ एंड, और इसका और ओपन ऑर्गन पाइप बिल्कुल सिमिलर है, बस डिफरेंसेस हैं, वहाँ पे एल क्या होता था लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यहाँ पे एल क्या है लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप, वहाँ पे भी क्या होता था वेव स्पीड ऑन स्ट्रिंग, यहाँ पे भी क्या होता है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, और इसमें बनता कैसे है, जैसे मान लो कि ऑर्गन पाइप है, बांसुरी है, मान लो बांसुरी है, तो इसमें कुछ ऐसे बनता है, देखो बुकलेट में गिवन है अच्छी तरह से, यहाँ पे तो बन नहीं रहा है अच्छी तरह से, बुकलेट में गिवन है, पेज नंबर 39 पे गिवन है, ऐसे, यहाँ पे क्या बना नोड, और यहाँ पे बना एंटी नोड, और यहाँ पे बना एंटी नोड, ठीक है, तो अभी हमने बताया था दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, या दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है लेमडा बाई 2, या एक नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है लेमडा बाई 4, दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लेमडा बाई 2, और एक एंटी नोड और एक नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है लेमडा बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा ए एंटी नोड, दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लेमडा बाई 2, तो इस केस में हम लिख सकते हैं एल इक्वल टू कितना हो जाएगा लेमडा बाई 2, ठीक है, और फॉर एन इक्वल टू 2, तो कितना हो जाएगा एन इक्वल टू 2, तो न्यू 2 इक्वल टू हो जाएगा 2v/12, या कि 2v/12 फंडामेंटल का कितना है, न्यू 2 इक्वल टू हो जाएगा 2v/12, ये फंडामेंटल का ट्वाइस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, और इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है, इसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, और इसमें ऑर्गन पाइप यानी कि बांसुरी में कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे नोड बना, यहाँ पे नोड बना, यहाँ पे एंटी नोड, और यहाँ पे एंटी नोड, और यहाँ पे क्या बना एंटी नोड, तो ये कितना हो जाएगा इसके बीच में लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2, तो इस केस में
ये एंटी नोड तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा लेमडा बाई 2, और ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा लेमडा बाई 2। तो यहाँ पे एल ऑर्गन पाइप का लेंथ कितना हो जाएगा लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 2, दैट इज लेमडा। और फिर लिखते हैं फॉर एन इजकल टू 3, तो ये एन इजकल टू 3, तो न्यू 3 इजकल टू कितना हो जाएगा 3v बाई 12। तो ये कितना है फंडामेंटल का 3 टाइम्स है, तो ये कितना हो जाएगा थर्ड हार्मोनिक या सेकेंड ओवरटोन। और इसमें कैसे बनेगा, तो इसमें ऑर्गन पाइप में कुछ ऐसे बनेगा। बुकलेट से देखो, देखो एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड, ये एंटी नोड है, यहाँ पे नोड, यहाँ पे नोड और यहाँ पे नोड। तो लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2, तो इस केस में 3 लेमडा बाई 2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गया। जस्ट तुमको एक याद रखना चाहिए, फिगर भी याद रखना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ तुमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास बस इतना ही। ठीक है, आज हम इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जब वेडनेसडे को रखूँगा तो फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर दूंगा जल्दी से, और उसके बाद में क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और बीट्स 2 टॉपिक हैं, तो नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, और इस पर क्वेश्चंस भी है वो सभी हम कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।